कि आप सुबह सुबह डॉक्टरों के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, सरकारी अस्पताल पे कहते हैं कि ऑपरेशन करना है। क्या मामला? लोग जेलों से कैदियों को छुड़वाते हैं। कैसे कैदियों? आप लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते, बच्चे बच्चियां दोनों आते हैं, और सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो इसमें लोग आते हैं कि बस ऐसे ही कोरम पूरा करने के लिए? आज के दौर में कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। आप इतनी तन्मयता के साथ, इतने जुनून के साथ 18 सालों से लोगों का इलाज करा रहे हैं, बच्चियों को ट्रेन करा रहे हैं। एक दवा खाना चलता है मुस्लिम रिलीफ कमेटी का, जहां 10 रुपए लेकर के आप लोग दवाएं देते हैं 2-2 दिन की। तो एक दिन की दवा तो 1000-1500 की आती है, आप लोग 10 रुपए में 2 दिन की दवाई दें। जब लड़की बाहुनर होगी और 2 पैसा कमाएगी तो शादी के बाद जो कशमकश होती है वो कम हो जाती है, जब लड़की खुद अपना खर्च निकाल अभी उन चीज़ों को संभाल सकती। हाँ, संभाल सकती है। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में है और हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई है जो सुबह सुबह आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है और कहता है कि साहब हमारे साथ कोई बीमार है, परेशान है, इनका ऑपरेशन करना है। वो शख्स यहीं नहीं रुकता, लावारिश लाशों की तदफीन भी करवाता है, यानी दफन करवाता है उनके धर्म के मुताबिक। बच्चे और बच्चियों को कंप्यूटर का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाता है। वो शख्स बेटियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई का सेंटर खुलवा करके उनको उस लायक बनवाता है ताकि वो भी कुछ पैसे कमा करके अपने परिवार की माली हालत या फिर अपने कामकाज को अच्छे से कर सके। वो शख्स एक दवाखाना भी चलाता है जिसमें महज 10 रुपए में मरीजों का इलाज होता है। 10 रुपए इसलिए ताकि जो इलाज लेने गया हुआ इंसान है उसे ये ना एहसास हो कि हम एकदम बिल्कुल फ्री खाते में अपनी सारी चीज़ें करवा रहे हैं। और ये सब कुछ होता है एक इंसान की क़यादत में जो मुस्लिम रिलीफ कमेटी से आते हैं। नाम है उनका अनीस भाई, प्यार से लोग बोलते हैं। यही नाम है ना आपका? जी जी। अनीस भाई करके लोग बोलते हैं। अनीस अहमद मेरा नाम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बताएं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, कोई ज़्यादा भौकाल तो नहीं? नहीं, ये आपने बताया है। कुछ इससे ज़्यादा भी काम होते हैं। हाँ। कैदियों को छुड़ाया जाता है, गरीब लावारिस कैदियों को। हाँ। और जेल में ईद और बकरीद की नमाजें पढ़वाते हैं और वहीं सारे कैदियों को तकसीम करवाते हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं होता वहाँ? नहीं, सारे, मैं स्टाफ समेत, स्टाफ भी उसमें शामिल होता है। अच्छा अच्छा। और सर्दियों में कंबल वगैरह भी कुछ तकसीम होते हैं। चलिए, यानी मैंने बहुत सारी बातें बताने की जो कोशिश की, उसमें से कुछ बातें छूट गई, उस पर हम आएंगे। अनीस भाई, मुस्लिम रिलीफ कमेटी है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मुस्लिम रिलीफ कमेटी हमारे बुज़ुर्गों ने किसी ज़माने में ख्वाब देखा था कि हम लोग जो छोटे मोटे जो इज्तिमाई काम हैं उसको मिल के करें, इनफरादी तौर पर न करें। तो 1978 में मुसाफिर खाने में एक अफ्तार की पार्टी दी गई कि लोग अपना अपना अफ्तार घर से लेके आएँ, यहीं बैठें और करें। उसमें मेरे वालिद भी थे और वहीं पर एक खाका बना कि हम लोग अपने जो ज़कात वगैरह के पैसे हैं इनफरादी खर्च न करके मिल करके खर्च करें। तो उस वक्त तो इनफरादी क्या होता है, थोड़ा सा शब्दों का इस्तेमाल ऐसा करिए ताकि सबको समझ। इनफरादी का मतलब है कि अपना पैसा खुद न खर्च करें बल्कि कई लोग मिल के इकट्ठा करें और उसको खर्च करें। अच्छा। तो वो इज्तिमाई हो गया, कई लोग मिल के करेंगे तो इज्तिमाई। तो वो एक कमेटी बनी और उसके सरबराह चुने गए मौलवी कमरुद्दीन साहब, जो कचहरी में स्टाम्प फरोशी का काम करते थे और उनका ताल्लुक़ था जमाते इस्लामी से। और दरअसल ये पूरी कमेटी का खाका उन्हीं का है। मेरा बचपन था, मेरे दुकान पर वो आते थे, अब्बा से हमेशा बात करते थे काफ़ी दिनों तक। यानी 1978 से इसकी शुरुआत? हाँ, 78 से पहले से वो शुरू किए थे। 78 में बाज़ाब्ता इसको एक वजूद बख्शा गया, मुस्लिम रिलीफ कमेटी का नाम दिया गया और वो उसके कन्वीनर चुने गए। बाद में मास्टर मोहम्मद मुस्लिम साहब कन्वीनर चुने गए। तब से लगाए थे सिलसिला बदस्तूर जारी है मौजूदा समय में? आप? हाँ, 20 साल से तो मैं ही हूँ। आप देख रहे हैं जी। अच्छा, ये जो मैंने आप इंट्रो में अपने बताया कि आप सुबह सुबह डॉक्टरों के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, सरकारी अस्पताल पे कहते हैं कि ऑपरेशन करना है, क्या मामला है? ये मामला कि मैं अस्पताल खुलता है 9 बजे, 8 बजे का टाइम है, तकरीबन 9 बजे खुलता है। मैं 9 बजे जाता हूँ वहाँ
और अगर कोई मरीज़ है, पैसा नहीं है, गरीब है, या हमारे दवाखाने से आया हुआ है, पर्ची कटवाया, डॉक्टर को दिखाया, अगर वो ऑपरेशन की कहते हैं तो कर दीजिए ऑपरेशन। जो खर्च होता है वो कमेटी बेयर कर लेती है, और डॉक्टर लोग भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। वो आम आदमी की तरह बिहेव नहीं करते, वो देखते हैं कि ये एक आदमी दूसरे के लिए आया है, तो काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं, काफ़ी फौकियत देते हैं और बातों को रखते हैं। जो भी मुमकिन है, जो भी सरकारी मराहत उन मिल सकती है, वो सब फराहम कर देते हैं। इसी तरह आँख का ऑपरेशन अभी सीज़न चल रहा है, अभी हम इस सीज़न में किन मर्ज़ों का इलाज करवाते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ हैं, जिस तरह का भी काम हो सकता है वो सब हम करवा सकते हैं। जो बीमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं ठीक हो सकती, हायर सेंटर जाना है, फिर वो हायर सेंटर जाता है, वो हम नहीं कर पाते, वो हमारे इस्तेताअत से बाहर है। यहाँ अगर कोई काम हो तो हम बिल्कुल करवा देंगे, चाहे किसी भी तरह है कि जैसे कुछ ऐसे मर्ज हैं जिनका अगर दूसरे डॉक्टरों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं या ऑपरेशन कराएं तो 40-50 हज़ार रुपए का खर्च आता है, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वही चीज़ आप 2,500 से 3,000 रुपए में करा और भी कम लगता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खर्च तो कुछ भी नहीं है, कुछ दवाएं बाहर से नहीं है तो आ गई, सरकारी फ़ीस आ गई, थोड़ा मोड़ा खर्च हो गया। हकीकत ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बराए नाम सा खर्च है। जांच वगैरह में अगर कोई जांच वहाँ नहीं हुई तो मार्केट से करा लिया, बाहर से करा लिया, वरना तकरीबन डॉक्टर अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। तो लेते हैं डॉक्टर इंटरेस्ट? हाँ, इंटरेस्ट पूरी, बस नाम पर्चे पर नाम भी लिख देते कि अनीस भाई का केस है, तो जब भी मैं ना भी रहूं तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। बदस्तूर कितने सालों से कर रहे हैं? मैं ये इस काम को तकरीबन 1905 18 साल हो गया। 18 साल से इस तरह से लोगों का ऑपरेशन वगैरह अस्पताल जाना मेरा 18 साल हो गया। इस दौरान कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ अनीस भाई कि आपने मेरा जो ऑपरेशन करवा दिया वो गलत हो गया, ये हो गया वो? ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। नहीं, पूरे तनदेही से करते हैं, पूरे जिम्मेदारी से करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं होती जो कि वो उसको, यूँ भी सरकारी अस्पताल है, हर चीज़ उनको देना ही है, और थोड़ा इखलाकी दबाव पड़ जाता है तो और बेहतर तरीके से। एक दवाखाना चलता है मुस्लिम रिलीफ कमेटी का, जहां 10 रुपए लेकर के आप लोग दवाएं देते हैं 2-2 दिन की जी। तो एक दिन की दवा तो 1000-1500 की आती है, आप लोग 10 रुपए में 2 दिन की दवाई देते हैं। देखिए, वो दवाखाना जो है, डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, डॉक्टर बैठते हैं, और एक लेडी डॉक्टर बैठती हैं। अच्छा। लेडी साहबा भी हैं और एक जेंट्स हैं। दोनों डॉक्टर जो हैं, जेंट्स डॉक्टर तो उनका नाम है नसीम साहब, वो सरकारी डॉक्टर थे, रिटायर हुए हैं। अच्छा। तो वो बैठते हैं, और वो भी फी सबीलिल्लाह बैठते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लेते, थोड़ा मोड़ा भाई आना जाना खर्चा के लिए दे दिया जाता है, इसलिए कि हम डॉक्टर की तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। और जो लोग भी लगे हैं वो इस लिहाज से लगे कि हमें इसको करना है, इस लिहाज से नहीं लगे कि हमें करना है तो इतना लेना है। ये दोनों में फ़र्क है। एक वो बस कुछ ले लिया, आना जाना है, किराया है, भाड़ा है, खर्चा है, इस तक तो ठीक है, लेकिन हम उनको ये चीज़ सैलरी दें, तो सैलरी तो डॉक्टर की बहुत होती है ना, उतना तो हमारे पास इस्तेताअत नहीं है। तो जो लोग भी कर रहे हैं वो खुलूस से कर रहे हैं, अपना समझ के कर रहे हैं। दवाएं भी बहुत से लोग हमको फ्री दे देते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि भाई ये दवा ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले, इस तरह की चलिए, इस तरह से काम चल जाता है, मोटा काम चल जाता है। अच्छा, मुस्लिम रिलीफ कमेटी नाम है, और मैंने बताया कि आपसे ही पूछ के बताया मैंने कि आप लोग जो लावारिस लाशें होती हैं उनका भी आप लोग तदफीन वगैरह कराते हैं, दाह संस्कार जो भी कह लीजिए हिंदी में, है ना? तो ये सिर्फ मुसलमानों का कराते हैं कि अगर कोई हिंदू भाई की मिल गई तो उसमें एक थोड़ा सा उसमें एक बात मैं थोड़ा तफसील से बता दूँ कि हम लोग मुस्लिम का लावारिस लाश तदफीन करते थे। एक बार ऐसा हुआ, ये काफ़ी, उस वक्त मैं इंचार्ज नहीं था, हमारे कवि साहब इंचार्ज थे। एक लाश हमारे यहाँ आई जिसका किसी बीमारी की वजह से ख़तना हो गया था, और वो थी हिंदू की। डॉक्टर ने रिपोर्ट लगा दिया कि मुस्लिम है। अच्छा। हमारे यहाँ चली आई। बाद में उसके घर वाले खोजते खोजते पहुँच गए और शिनाख्त कर लिए। तो आए तो ये हुआ कि भाई इसको हम खनवा के ले जाएंगे।
विवेक भाई आप खनवा के ले जाइए, लेकिन ये कि हमें तो SDM ने हवाले, हम लोग सरकार देती है तभी लाश लेते हैं, आप ले आएंगे तो हम नहीं लेंगे। कानूनी रूप से लिखा पढ़ी। हाँ, एकदम लिखा पढ़ी। तो SDM साहब आए, SDM साहब कहे कि भाई अरे हो गया छोड़ो, बड़े वो रफा दफा हो गया मामला, कुछ ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कुछ लोग उसमें राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, अच्छा। लेकिन हुआ नहीं। उस वक्त से जहन में ये बात थी कि हम बहुत लोगों से बात किया कि भाई अगर 4 हिंदू खड़े हो जाएं, उनका अंतिम संस्कार जो है, जो क्या वेद अब क्या पढ़ना है, खर्च हम दे देंगे। इस तरह से एक नज़ीर साहब थे जो भारत रक्षा दल में थे, उनसे मैंने कहा, उनका ठीक है अनीस भाई जब है तो हम, उन्होंने अपने यहाँ बात किया तो लोग कहा कि ये तो बड़ा अच्छा काम हम लोग खुद ही करेंगे, पैसे की ज़रूरत नहीं, अब हम लोग करेंगे। तो वो लोग अभी 3-4 साल 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, वो काम उन्होंने कर रहे हैं। लेकिन प्रेरित हमने किया था उनको, हमने एक ऑफर रखा था कि आप सिर्फ वो पढ़ दीजिए श्लोक, ताकि वो परंपराएं पूरी हो। हाँ, बाकी जो लकड़ी का पैसा है ये पैसा हम देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, हम भारत रक्षा दल भी बहुत शानदार काम करता, बेहतरीन, पिछले काफ़ी सालों से 2 दशक से ज़्यादा नहीं। तो लेकिन ये लावारिस लाश का काम ज़्यादा दिन का नहीं है उनका। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप देखिए आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, उनका कामकाज क्या है, किस तरह से वो समाज को अपना योगदान दे रहे हैं, और इससे प्रेरित को हो करके अगर हम कुछ कर पाएँ तो बेहतर होगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जेलों से कैदियों को छुड़वाते हैं, कैसे कैदी होते हैं? वो कैदी ऐसे होते हैं कि जिनके घर वाले उनका देख रेख नहीं करते, न जाते मिलने जाते हैं, न उनका कोई मुकदमा लड़ने वाला होता है। और हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि आप यूँ समझें कि अगर आज तारीख है मुकदमे की और 50 फाइल जज साहब के यहाँ रखी है, तो जज साहब 25-30 फाइल देखते हैं, 20 फाइल तो तारीख पड़ जाती है। और जो मुवक्किल जाता है, पैसा देता है, उसकी फ़ाइल ऊपर होती है, जो नहीं जाता उसकी फ़ाइल नीचे होती है। तो तारीख पर तारीख पड़ती चली जाती है। उसके लिए हम पैरोकार रखते हैं, फ़ाइलें जज की यहाँ जाती हैं, वकील उस पर बहस करता है और उनकी ज़मानत कराते हैं या छोड़ाते हैं, जो भी सिस्टम हो। कितने लोगों को अब तक आप लोगों ने छुड़वाया? करीब पिछले रमज़ान में हम 32 छोड़ा चुके, इधर 4-5 छोड़ा चुके, 37-38 छोड़। हिंदू की मुस्लिम की कोई बात नहीं होती, बस कैदी हो, कैदी हो, गरीब हो, उसका कोई जान पूछने वाला ना हो, उसका कोई खोज खबर लेने वाला ना हो, तो मुस्लिम कमेटी और अनीस भाई और उनके लोग मिलकर के उसकी हम उसकी बाकायदा वकील रखते हैं, उसकी पैरवी कराते हैं, उसको बरी करवाते हैं या ज़मानत करवाते हैं, जो भी संभव हो। और आप लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते, बच्चे बच्चियां दोनों आते हैं, और सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो इसमें लोग आते हैं कि बस ऐसे ही कोरम पूरा करने के लिए? आपने सिलाई कढ़ाई सेंटर की तो ये हालत है कि हम वापस करते हैं लोगों को। अच्छा। इसलिए कि हमारे पास जितनी जगह है, 50-60 बच्चियाँ उसमें हैं, अब उससे ज़्यादा हम जगह नहीं है, तो वो वापस करते हैं। अब जगह हम बड़ी खोजने वाले हैं। और सिलाई कढ़ाई सेंटर में भी 20-20 का बैच चलता है, 2 बैच चलता है, लेकिन कंप्यूटर में जब इम्तिहान होता है तो बच्चे नहीं आते, तो 1-2 महीना बंद करना पड़ता है। और आम हालात में करीब 40, 45, 50 बच्चे आते हैं। एक बार उनको 100 रुपया देना होता है एडमिशन फीस, उसके बाद वो फ्री पढ़ते लिखते हैं। अच्छा, यही तरीका सिलाई कढ़ाई सेंटर में भी है। जब बच्ची आएगी, एडमिशन लेगी, तो उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। कोई बच्ची कह दे कि अनीस चाचा हमारे पास पैसा नहीं देने के लिए, नहीं तो हम दे देंगे, उसको अपने गरीब फंड से दे देंगे। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं, हमने अपने टीचर से कह रखा कि आप केयर कीजिए कि ये बच्ची जो है गरीब है और अब सीख ली है, तो हम उसको सिलाई मशीन दिलवा देते हैं कि जाओ अपना कमाओ खाओ। देखिए, मकसद ये है कि जब लड़की बाहुनर होगी और 2 पैसा कमाएगी, तो शादी के बाद जो कशमकश होती है वो कम हो जाती है। जब लड़की खुद अपना खर्च निकाल, उन चीज़ों को संभाल सकती है। वो ससुराल पर और सास पर और अपने शौहर पर जब डिपेंड नहीं रहती है, तो बावकार रहती है। और जब डिपेंड हो जाती है, तो वकार कम हो जाता है, मदद भी हो जाएगी पूरे परिवार की। अच्छा अनीस भाई, ये बताइए
ये बताइए कि जो भी आप काम करते हो उसमें बहुत सारे खर्च हैं, है ना? कहाँ से आता है ये पैसा? कौन लोग हैं जो आपकी मदद करते ये खर्च तो बस उसको मैं अगर एक कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ये तो पता नहीं। आज तक मैंने किसी से एक पैसा मांगा नहीं, और ये मेरी गैरत के ख़िलाफ़ है कि मैं किसी से कहूँ। लोग खुद आ जाते हैं। लोगों की ये शिकायत है कि आप कहते नहीं, लोगों की ये शिकायत है कि आप कहते नहीं। लोग खुद ही आके दे जाते हैं, खोज के दे जाते हैं, फ़ोन करते हैं, मेरे पास पैसा ले लीजिए, अच्छा आइए मैं 4 बजे पहुँचूँगा। आपको खोजते हैं कि मेरे पास पैसा ले लीजिए। हाँ, तो मैं कहता हूँ भाई मैं 2 बजे आऊँगा, 3 बजे आऊँगा, ये जो भी मेरा टाइम है। ये नहीं कि मेरे पास पैसा तो अच्छा रखिए मैं घर आता हूँ, ऐसा नहीं। इसमें दुनिया में एक बड़ी कहावत मशहूर हम लोग देख भी रहे हैं, आज के दौर में कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। आप इतनी तन्मयता के साथ, इतने जुनून के साथ 18 सालों से लोगों का इलाज करा रहे हैं, बच्चियों को ट्रेन करा रहे हैं, और आपको पैसे देने वाले भी लोग मिल जा रहे हैं। कैसे मुमकिन होता है ये सब? ये मैं कह रहा हूँ कि एक अजीब बात है। जब मुझे लोगों ने चार्ज दिया था तो मैं चार्ज ले नहीं रहा था, तो मेरे एक दोस्त थे हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा अनीस आप ले लो। मैं कहा यार ये खर्चा कहाँ से चलेगा, बेकार वाली बात करते हैं। उनका ऐसा कि आप खर्च करिए, दिल खोल के करिए, पैसा घटेगा मुझसे ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक, लेकिन कभी मैंने उनसे लिया नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो भी मैंने खर्चा किया उससे ज़्यादा ही मुझको मिला। हमेशा बजट में कुछ न कुछ हिसाब रमज़ान में पेश करता हूँ, तो कुछ बचा ही रहता है। ऐसा नहीं रहता कि कर्ज हो, सब खत्म हो गया। हाँ ऐसा नहीं रहता। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और हो, बड़ा ज़रूरी है। जब किसी जज्बे का सम्मान होता है, उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है किसी भी फोरम पे, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान कभी हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, कभी जिलाधिकारी करते हैं, कभी प्रधानमंत्री के यहाँ होता है, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं लोगों को। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कभी आप? 1-2-3 बार हमको डीएम का पुरस्कार मिला था, और 2 साल पहले 22 या 23 में हमको यहाँ के जेलर ने बताया कि जेल अधीक्षक या जो लखनऊ से फ़ोन आया है कि कौन से लोग कैदियों के लिए काम करते हैं, उन हमारे सूची भेजिए। ये पूरे यूपी में गया था। अच्छा। तो 25 जनवरी को बुलाया था, 26 जनवरी से पहले। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, अब उनका मैं आपका दे दिया हूँ, आपके यहाँ वहाँ से खबर आएगी लखनऊ से। वहाँ से फ़ोन आया, डेट दिया कि इस दिन आप आइए, आपका सम्मान है। तो मैं तो गया नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने एक आदमी को भेजा था, और यानी डीएम साहब की तरफ से आपको सम्मानित किया गया? नहीं, डीएम साहब की तरफ से नहीं, लखनऊ जेल मंत्रालय की तरफ से। जेल मंत्रालय? हाँ, वो जो पूरे ज़िले के जेल का अधीक्षक है उसकी तरफ से था। नहीं, आपने डीएम का जिक्र किया? नहीं, जेलर का, मैं भूल गया, जेलर ने हमसे बताया था। इसके पहले 2-3 बार डीएम ने हमको सम्मानित किया था और मसले पर। तो हम जाने से पहले यहाँ एक मीटिंग किए कि भाई वो क्या सवाल करेंगे, क्या जवाब देना है। तो हमने वकील को भी बुलाए, तो हमने कहा देखिए यार ऐसा है कि जब पूरे यूपी से बुलाएं तो बड़े बड़े लोग पहुँचेंगे, करोड़पति ये वो, तो आप वहाँ ये कहिएगा, आपको अगर मौका मिले कहने का तो ये कहिएगा कि कैदी की सबसे पहली ख्वाहिश होती है जेल से छूटना। हम वही काम करते हैं, वकील रखते हैं और छोड़ाते हैं। ये हमने एक ब्रीफिंग करके दे दिया। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, इसके पूरे हो जाए। अच्छा। तो वो जब गए तो पूरे यूपी से उन्होंने 4 लोगों को बुलाया था, एक हमको, 4 और को, 5 लोगों को। तो उसमें किसी आप क्या करते साहब, हमने 10,000 कंबल दिया, कोई कहा मैं इतना जूता दिया, कोई कहा मैं इतना कपड़ा दिया, कोई कहा मैं इतना कंप्यूटर सेट लगाया। यानी सब ने पैसे को बहुत, तो हमारा हाँ, तो हमारे साहब गए थे, उन्होंने हमारी ब्रीफिंग का साहब ये तो जिसके पास पैसा हो दे सकता है, इनसे बड़ा लोग आदमी होगा तो इनसे ज़्यादा दे देगा। हम ये काम नहीं करते, कुछ करते हैं थोड़ा मोड़ा हमसे जो होता करते हैं। हम कैदी जो चाहता है कि हमको जेल से छोड़ा दिया जाए, हम वो काम करते हैं, और हमने इतने कैदी को छोड़ाया। तो इस पर ज़्यादा जो प्रभावित हुए और अलग से बुलाया इनको
और अलग से इतना बड़ा सम्मानित, उसमें तो जो सम्मानित किया फिर बकाया कहा कि कोई ज़रूरत हो आइएगा, हमसे बात करिएगा, ये करिएगा। तो अच्छा खासा उन्होंने वेट दिया इस बात का कि हर कैदी चाहता है कि मुझे कोई छुड़ाए। नहीं, आप उसको सोने का खाना खिलाइए, कैद रखिए, कभी नहीं चाहे कैद नहीं, वो चाहे कि छूट जाए। आज़ादी और गुलामी का जो फ़र्क है उसको जब आप महसूस करेंगे, कब? जब आप पकड़ के चले जाएंगे तब। आपका अभी पानी पीने की तबीयत है तो आप पानी नहीं पी सकते, अभी आपको चाय चाहिए, आप चाय नहीं पी सकते, खाना भी खाना चाहिए, आप खाना नहीं खा सकते, सोना भी सो नहीं सकते। आपकी कोई ख्वाहिश आपके मन मुताबिक नहीं होगी जेल में, सब उनके मैनुअल से होगी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस पूरे मतलब आपके सफ़रनामे के दौरान कोई एक ऐसा मामला जिसको करने में या जिसकी मदद करने में, कोई एक ऐसा वाक़या जिसको करने में अनीस भाई का मतलब पूरा किरदार तड़प उठा हो कि यार इसकी मदद करके ना मुझे अपनी ज़िंदगी पे फ़ख्र महसूस हो रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली? बहुत से ऐसे वाक़यात आते हैं। मुबारकपुर का एक कैदी था, उसका नाम था सुफियान। वो उसकी लिस्ट हमें जेलर ने जब दिया तो हम मुबारकपुर गए और भाई घर वालों से भाई तुम ज़मानत ले लो, पैसा हम देंगे, तो घर वाले तैयार नहीं हुए, कहा कि नहीं, घर के लोग नहीं तैयार हुए। नहीं। हमने कहा भाई इसके बाप से मिलो, तो बाप से मिलने नहीं दिया, भाई वगैरह थे। गांव से पूछा भाई ये क्यों बंद है, क्या है? तो गांव वालों ने कहा कि ये थोड़ा मनबढ़ था, बातचीत होती थी, मार देता था, ये जैसे मनबढ़ होते हैं। और मैंने कहा कोई जुर्म, कोई नहीं, कोई ऐसा जराइम पेशा नहीं था, मनबढ़ था। और उसको बंद किया गया था जहरीली शराब में। एक बार मुबारकपुर में जहरीली शराब हुई, उसी में उसको काफ़ी लोग मरे थे। हाँ, उसी में हुआ। अब समझ ले केस कितना भयानक है। अच्छा भाई, हमने कहा ठीक है। ससुराल इसकी थी बंदी कला। बंदी कला के हमारे एक दोस्त थे ताहिर साहब, जो शिबली कॉलेज में उर्दू हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उर्दू। हमने कहा यार कोई ज़मानत लेने वाला, हम छुड़वा दें। वो गए वहाँ, तो आके हमसे कहा भाई वो लोग ज़मानत नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं कि छूटेगा तब अपनी बहन का तिलाक ले लेंगे। ऐसे आदमी की हमारी बहन नहीं रहेगी, 2 बच्चे हैं, फिर हो जाएगी ये ऐसा वैसा। लेकिन मैं तय कर लेता कि कोई नहीं साथ देगा, मैं इसको छोड़ाऊँगा ज़रूर। मैंने ज़मानतदार खोजी, छुड़ाया। और फिर हमने कहा यार तुम कुछ करो। कब मेरे घर में सब्ज़ी काम होता है, ठेला वाला दिला दीजिए। ठेला वाला दिला दिया, कुछ पैसे कर रहा, 3-4 साल से काम। और सबसे हैरत की बात यह है कि जो लोग कह रहे थे कि हमारी बहन इसके साथ नहीं रहेगी, छूटने के 5वें दिन गया और वो अपनी बीवी को लेके आया। क्या बात। और दोनों रह रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि छूटना तो कोई बच्चों को भी बहुत खुशी मिली होगी। हाँ, कोई इसका छूटना कोई अहमियत नहीं थी। जो एक औरत बेवा की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, अब वो शौहर दीदा की तरह, ये थोड़ा सा मुझे बच्चों को उनका बाप भी मिला। हाँ, मिल गया। तो ये चीज़ मुझको थोड़ा सा अच्छी लगी। और तो सब करते रहते हैं। देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, इस चेहरे को पहचान लीजिए। साधारण से शक्ल सूरत और एकदम बिल्कुल सादगी पसंद ये शख्सियत। नाम है अनीस भाई, हम लोग अनीस भाई करके बोलते हैं। और मतलब आज़मगढ़ हो या पूर्वांचल का कोना कोना, कौन इनको नहीं जानता। इनके काम ऐसे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही मशहूर हैं और लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। और करें भी क्यों ना, क्योंकि कौन ऐसा है जो आपके इलाज में अपने आप का साथ छोड़ जाते हैं। इन्होंने बताया ही कि एक कैदी का जब ये लेने के लिए गए ज़मानत, उसके घर वालों ने, भाई और बाप ने मना कर दिया, यहाँ तक कि ससुराल वालों ने मना कर दिया। और फिर इन्होंने उसकी ज़मानत करवाई और करवाने के बाद उसका पूरा परिवार वो जा कर के लेके आता है। एक बीवी को उसका शौहर मिल जाता है, एक बच्चों को उसका बाप मिल जाता है। सोचिए कि अगर वो आज भी जेल में बंद होता तो उन बच्चों के साथ क्या होता। ताज़िंदगी उनके ऊपर ये रहता कि तुम्हारा बाप तो जेल में बंद है, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा पति तो जेल में बंद है। इस तोहमत के साथ वो ज़िंदगी जीते। लेकिन मुस्लिम रिलीफ कमेटी उसके साथ ही जिनकी क़यादत में सारे काम को अंजाम दे रहे हैं, वो निसंदेह बधाई के पात्र हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, दबा करके इसको शेयर करिए ताकि इंसानियत का ये पैरोकार, इसके अंदर और ऊर्जा का संचार हो। इनके जैसे ही
तमाम लोग इनके तरह से काम करके इंसानियत का भला कर सकें। अनीस भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका भी। और हम चाहेंगे कि लोग इस तरह से काम करें और जो भी करना हो उसका फल दुनिया से लेने की कोशिश ना करें। फल देने वाला ऊपर वाला है। अगर आपके दिलो दिमाग में ये बात आ गई कि ये काम का नतीजा ऊपर से मिलेगा तो आप जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।